साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इस वीडियो में मैं राग दरबारी उपन्यास की कथा को संक्षिप्त रूप से आगे बढ़ाती हूँ, परिच्छेद 14 से। इससे पहले के सारे परिच्छेद मैंने अपनी संक्षिप्त सी कथा में समेट दिए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवपालगंज से लगभग 5 मील दूर तक मेला लगता था। पास में एक टीला था जिस पर देवी का मंदिर था। आसपास के भक्तों को उस मंदिर के प्रति बहुत श्रद्धा थी। गांव से सनीचर, रंगनाथ, रुपन आदि भी मंडली लेकर के मेला देखने पहुंचे। रंगनाथ पुरातत्व का विद्यार्थी था, अतः उसकी रुचि मेले से अधिक मंदिर में थी। मार्ग में उन्हें गाती चिचियाती गांव की स्त्रियां मिली। मेले में तरह तरह की दुकानें, कान फोड़ते ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजते सुनाई पड़े। उन्हें वहां एक सैनिटरी इंस्पेक्टर भी मिला जो मेले में सफाई पर कम ध्यान दे रहा था। लोगों का चालान कर उनसे रुपए ऐंठने पर उनकी सारी शक्ति केंद्रित थी। रुपन बाबू ने इन इंस्पेक्टर साहब के बारे में बताया कि उनका भतीजा जिला बोर्ड का चेयरमैन था, अतः बूढ़ा होने पर भी उन्हें रिटायर नहीं होने दे रहा था, और इस बात को बड़े गर्व से चारों ओर लोगों से कहता फिरता था। पास के स्टेशन मास्टर ने उनकी इन्हीं बातों से ऊबकर ऐसा रुख अपना लिया था कि इंस्पेक्टर ने स्टेशन जाना ही छोड़ दिया था। मेले में इस मंडली ने एक जुआ मंडली को जुआ खेलते भी देखा। मेला देखने आई मंडली दो दलों में बट गई। छोटे पहलवान मिठाई की दुकान की ओर चले गए। रंगनाथ सनीचर रुपन मंदिर की ओर बढ़े। रंगनाथ को बताया गया कि मंदिर बहुत पुराना है, अतः वह कल्पना कर रहा था कि वहां उसे शिलालेख स्तंभ मिलेंगे जिन पर अंकित ब्राह्मी अक्षर मिलेंगे और उसका पुरातत्व संबंधी ज्ञान बढ़ जाएगा। पुरानी मूर्ति को देखकर भारतीय मूर्ति कला की जानकारी मिलेगी। पर जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसका भ्रम टूट गया। उस पर स्पष्ट लिखा था कि वह संवत 1950 विक्रमी में बनवाया गया था। मूर्ति को देखकर तो वह हक्का बक्का रह गया। जिसे देवी का मंदिर कहा गया था उसमें देवी की मूर्ति ना होकर के सिपाही की मूर्ति थी, और पुजारी अंधे श्रद्धालु भक्तों को दोनों हाथों लूट रहा था, और भक्तगण भी अंधश्रद्धा भक्ति के कारण खुशी खुशी लूट रहे थे। जब रंगनाथ ने रुपन को बताया कि यह मूर्ति देवी की नहीं सिपाही की है तो पुजारी बिफर पड़ा। खैर, उसने धक्का देकर रंगनाथ को दूर फेंक दिया और पूजा का कार्य रोककर गालियों की बौछार करने लगा। मेले में आए भक्तों ने भी पुजारी का साथ दिया। स्थिति को भांपकर रुपन ने रंगनाथ से चलने को कहा और वे लोग मंदिर से लौट आए। वे मेले के उस भाग में पहुंचे जहां चाट पकौड़ी मिठाई नमकीन के नाम पर सड़े गले पदार्थ बिक रहे थे। पर मेले के शौकीन उन्हें उसी चाव से खा रहे थे जिस चाव से सुअर बिष्ठा खाते हैं। वही एक दुकान पर छोटे पहलवान बैठे आलू के टुकड़े नीम की नोक से उठा उठा कर खा रहे थे। उन्होंने सनीचर और जोगनाथ को भी खाने का निमंत्रण दिया। रुपन को सैनिटरी इंस्पेक्टर दिखाई दिया तो वह उधर बढ़कर उनसे बातें करने लगा। इंस्पेक्टर अपना रोना रोने लगे कि अब कोई रिश्वत नहीं देता, देता भी है तो 2 रुपए पकड़ाता है। एक आदमी खुशामद कर रहा था कि वो 2 रुपए के हिसाब से खोमचा लेकर ही झगड़ा समाप्त कर दे। रुपन ने बीच बचाव करा दिया और 2.5 रुपया प्रति खोमचे पर सुलह हो गई। इंस्पेक्टर जमाने को दोष देते हुए कहकर विदा हुए कि घूस लेना भी अब बड़ी जलालत का काम हो चुका है। तभी एक और से शोर मचा, चल गई चल गई, मतलब था लाठी चल गई। अचानक 2-3 सिपाही भी बेंत लपलपाते प्रकट हुए। उन्होंने शीघ्र ही शांति स्थापित कर दी। तभी एक दुकानदार सिसकते हुए वहां आया और छोटे पहलवान की शिकायत करते हुए बोला कि इन्होंने और इनके साथियों ने उससे लेकर चाट मिठाई खाई, और जब पैसा मांगा गया तो उल्टे आरोप लगाने लगे कि उन्होंने रुपया दिया था। वे अपने सामान के 8 आने काट कर अठन्नी वापस कर दी। बड़ी बहस के बाद दोनों पक्षों में समझौता कराया गया कि दुकानदार अपने सामान की अठन्नी छोड़ दे और छोटे पहलवान अपने रुपए की अठन्नी ना मांगे। रंगनाथ समझ गया कि यह उसके साथियों की बदमाशी है और चाट मिठाई खाकर उन्होंने दुकानदार के साथ बेईमानी की है। भावुकता के आवेश में आकर उसने दुकानदार को 5 रुपए का नोट दिया और कहा कि 3 आदमियों की मिठाई चाट की कीमत काट कर बाकी लौटा दे। दुकानदार ने नोट वापस लौटाते हुए कहा कि तुम बाहरी आदमी हो बाबूजी, हमको तो यही रहना है। अब इस मंडली के 3 गुट हो गए। जोगनाथ शराब की दुकान की तरफ चला गया। सनीचर और छोटे पहलवान उधर चल पड़े जहां भंग छिन रही थी, और रंगनाथ और उपन एक साथ हो लिए। ये लोग एक टूटी इमारत के पास आए जहां एक खंबे के पास एक लड़की बैठी थी। उस लड़की से कुछ दूर एक आदमी खड़ा था। वस्तुतः वह लड़की वेश्या और वह आदमी उसका दलाल था।
उस आदमी ने लड़की की प्रशंसा करते हुए रंगनाथ को पटाना चाहा, पर रुपन के आ जाने से मामला खटाई में पड़ गया। रुपन ने बाद में रंगनाथ को बताया कि वह बचपन से इस वेश्या को देख रहा है और वह इलाके की सबसे सड़ियल पतुरिया है। चलते चलते रंगनाथ ने रूपन को बताया कि उसने जो प्रेम पत्र बेला को लिखा था वह पकड़ा गया है और वैद्य जी बहुत रुष्ट हैं उससे। रूपन तन कर खड़ा हो गया और अपने पिताजी के दुष्चरित्र की गाथा सुनाने लगा। रंगनाथ बेचारा चुपचाप रह गया अपने मामा जी के बारे में ये सब सुन करके। एक छप्पर के नीचे जहां रात को भैंस बंधती थी, जमीन को लीप पोत कर उस पर पुआल बिछाकर पंचों के बैठने का प्रबंध किया गया था। टाट पर दरी बिछी थी जिसके एक कोने में लिखा था न्याय पंचायत भीकम खेड़ा। इसी से पता चलता था कि न्याय पंचायत के पंच वहां बैठकर किसी अपराध की सुनवाई कर अपना निर्णय दिया करेंगे। आरंभ में उस न्याय पंचायत में केवल एक चपरासी था जो बीड़ी फूंक कर पंचों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। धीरे धीरे करके अभियोग लगाने वाला कुसहर, अभियुक्त उसका बेटा छोटे पहलवान और दो पंच आए। क्योंकि सरपंच और पंचायत मंत्री नहीं आए थे, अतः वे लोग गपशप करने लगे। गपशप करते करते छोटे पहलवान और पंच में झड़प भी हो गई, क्योंकि छोटे पहलवान की आदत बात बात पर गाली देने की थी और पंच ने उसे टोक दिया। खैर थोड़ी देर बाद सरपंच तो आ गए, पर पंचायत मंत्री जिसके पास कार्यालय का भार था नहीं आए। सरपंच ने मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया और पंचायत मंत्री के न आने पर उन्हें बदमाश कहा। छोटे पहलवान ने समझा गाली उसे दी गई है और वह बिगड़ गया। बोला, सरपंच मुझे पहले ही बदमाश बता रहे हैं, फैसला क्या करेंगे? सरपंच ने धमकी दी, जाना कोई हंसी छंटा है, हथकड़ी लगवाकर बुलाऊंगा। झगड़ा बढ़ जाता, पर दूसरे ने पंच ने बीच बचाव करवाया। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। मुकदमे की मिसिल खोली गई, पर सरपंच भी उसकी लिखावट को पढ़ने में असमर्थ थे। अतः कुसहर ने सुझाव दिया कि मिसिल पढ़ने समझने में दिक्कत होगी, अतः तारीख दे दी जाए। पर सरपंच अड़ियल थे और उन्होंने मिसिल का सार बताते हुए कहा कि मुकदमा दफा 323 ताजीरात हिंद का है और कुसहर और छोटे से सवाल करने लगे। अधिकतर सवाल उल जलूल थे और केवल यह दिखाने के लिए किए गए थे कि सरपंच को कानून की अनेक धाराओं का ज्ञान है। सवाल जवाब के बीच सरपंच कभी कुसहर पर नाराज हुए तो कभी छोटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने कुसहर के विषय में कहा, यह कुसहर किसी से कम नहीं है, जितना धरती से ऊपर है उतना ही धरती के नीचे गड़े हैं। वे कुसहर के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे थे। कुसहर तो आरोप सुनकर चारों खाने चित्त हो गए, पर छोटे की भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ खिंच गए और वह खड़े होकर बोले, चाय चाय बंद करो, मैं अभी मर नहीं गया हूँ। अब कोई असल बाप का हो तो हमारे बाप को गाली दे। सन्नाटा छा गया। कुसहर के समझाने के बावजूद छोटे ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें इस तरह घसीटता हुआ बाहर निकल गया और पंच देखते रह गए। सर्दी की रात थी। वैद्य जी लिहाफ ओढ़े सोने की चेष्टा कर रहे थे, पर नींद नहीं आ रही थी। अंत में उन्हें तंद्रा ने घेर लिया और उन्हें स्वप्न दिखाई दिया। प्रजातंत्र उनके तख्त के पास जमीन पर पंजों के बल बैठा है, हाथ जोड़े है और वैद्य से प्रार्थना कर रहा है, मेरे कपड़े फट गए हैं, मैं नंगा हो रहा हूँ, किसी के सामने निकलते शर्म लगती है। कॉलेज में एक बार आप चुनाव करा दें, उससे मेरे जिस्म पर एक नया कपड़ा आ जाएगा, मेरी शर्म ढक जाएगी। स्वप्न का मतलब था कि दुनिया की निगाहों में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है कि कॉलेज के मैनेजर का चुनाव कराया जाए, वरना दुनिया यही कहेगी कि यहाँ प्रजातंत्र नहीं तानाशाही है। अगले दिन ही वैद्य जी ने प्रिंसिपल को बुलाकर आदेश दिया कि कॉलेज की सालाना बैठक बुलाई जाए और पदाधिकारियों के चुनाव हो। प्रिंसिपल ने लाख समझाया, पर वैद्य जी को प्रजातंत्र की शर्म ढकनी थी। दुनिया वालों को दिखाना था कि कॉलेज में एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चलती, वहां प्रजातंत्र की पद्धति से काम होता है। अतः वे अपनी बात पर अड़े रहे और चुनाव तिथि की घोषणा कर दी। विरोधी पक्ष के अध्यापकों ने प्रिंसिपल को नीचा दिखाने का अच्छा अवसर देखा और सोचा कि प्रिंसिपल की वास्तविक शक्ति कॉलेज के मैनेजर वैद्य जी हैं, अतः उन्हें चुनाव में पराजित कराया जाए। इसके लिए वे दौड़े दौड़े गयादीन के पास गए। इधर वैद्य जी की ओर से रंगनाथ और रूपन पहुंचे। बातचीत के दौरान गयादीन ने स्पष्ट कह दिया कि उन्होंने अध्यापकों की बात नहीं मानी और मैनेजर तो वैद्य महाराज को ही रहना है। गयादीन से आश्वस्त हो दोनों लौट आए और उन्होंने वैद्य जी को सारी बात बता दी। पर चुनाव तो होना ही था और वैद्य जी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, अतः उन्होंने चुनाव जीतने का पक्का प्रबंध कर लिया। वोट देने वाले सदस्यगण एक एक करके आते गए और प्रिंसिपल उनका स्वागत करते हुए उन्हें उस भवन तक ले गए जहां वोट डालने थे। कुछ देर में एक सज्जन
घोड़े पर चढ़कर आए। उन्हें देखते ही लड़कों ने कहा, अब कोई वैद्य जी का बाल भी नहीं उखाड़ सकता। ठाकुर बलराम सिंह आ गए। बलराम सिंह घोड़े से उतरकर पुलिया पर गए और उन्होंने लड़कों से पूछा, मारपीट तो नहीं हुई? लड़के ने कहा, कैसी मारपीट, हम लोग तो प्रिंसिपल साहब के दल में हैं, अहिंसावादी हैं। प्रिंसिपल साहब फिर बाहर गए तो बलराम ने घोड़े की रास उन्हें सौंपते हुए कहा कि उसके दाना पानी का इंतजाम कर दें। उन्होंने कुर्ते की जेब को मुट्ठी में पकड़कर यह भी कहा कि असली विलायती चीज है, 6 गोली वाली, ठाए ठाए शुरू कर देगा तो रामाधीन गुट के 6 मेंबर गुरैया की तरह लौट जाएंगे। प्रिंसिपल फिर भीतर चले गए। दिन के 3 बजे थे। बलराम सिंह पुलिया पर पालथी मारकर बैठ गए। अचानक एक ट्रक सामने आकर खड़ा हो गया और एक आदमी साफ कुर्ता धोती टोपी और छड़ी से लैस कूद कर नीचे उतरा और कॉलेज की तरफ तेजी से बढ़ा। बलराम सिंह ने पांव लागी पंडित कहकर उसका स्वागत किया। पंडित फाटक की ओर बढ़ने लगा तो उससे इस तरह सटकर बोले कि उनका विलायती तमंचा पंडित की जांग से टकराया। पंडित, मीटिंग में तुम्हारी हाजिरी हो गई, अब लौट जाओ। जांग में कुछ अड़ता महसूस कर उन्होंने बलराम सिंह की जेब पर निगाह डाली और अचकचा कर 2 कदम पीछे हट गए। बलराम सिंह ने उन्हें विदा करते हुए पुनः एक बार कहा, पंडित पाए लागी, और पंडित गायब हो गए। बाद में पता चला कि रामाधीन के अन्य 5 समर्थकों को लड़कों ने वापस भेज दिया था। कुछ देर बाद ही प्रिंसिपल चिचियाते हुए बाहर निकले और चीख कर बोले, बोलो वैद्य महाराज की। उन्होंने रंगनाथ को सूचना दी कि वैद्य जी फिर सर्वसम्मति से मैनेजर चुन लिए गए हैं। अब देखिएगा कॉलेज कैसी तरक्की करता है। छोटे पहलवान भी वहां खड़े थे। उन्होंने प्रिंसिपल को डांटते हुए कहा कि ये कॉलेज के लड़कों की पढ़ाई की ओर भी ध्यान दें और उनकी खेलों का भी उचित प्रबंध करें। प्रिंसिपल साहब के पास मजेदार किस्सों का खजाना था और वह नमक मिर्च मिलाकर किस्सा कहने की कला में इतने निपुण थे कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध रह जाया करते थे। एक दिन वैद्य जी की बैठक में जब उन्होंने न्याय पंचायत में खुशहर छोटे पहलवान और मुकदमे में जो कुछ हुआ उसके विषय में सुना तो उन्हें तुरंत एक किस्सा याद हो आया और वह सुनाने लगे। एक नवाब थे, उनका एक शहजादा था। एक बार वह बीमार पड़ गया। सभी वैद्य, हकीम, डॉक्टर, ओझा बुलाए गए पर वह स्वस्थ नहीं हो रहा था। अंत में एक बुजुर्ग हकीम आए और शहजादे को देखने के बाद बोले, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मैं शहजादे को ठीक करने का जिम्मा लेता हूँ, पर एकांत चाहिए। सब लोग हटा दिए गए। स्वयं नवाब साहब भी हट गए। बेगम साहिबा को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि यदि वह पुत्र का जीवन चाहती हैं तो सच सच बताएं कि ये लड़का वस्तुतः किसका है। बेगम ने रोते रोते स्वीकार किया, शहजादा महल में काम करने वाले भिश्ती का है। हकीम ने यह सुनते ही शहजादे की आंखों पर पानी के छींटे मारे और कहा, अबे उठ, भिश्ती की औलाद। बस फिर क्या था, शहजादा ने आंखें खोल दी। हकीम ने मैदान में जाकर कोडल्ला के कुछ पौधे उखाड़े और उन्हें पानी में पीस कर शहजादे को पिला दिया और शहजादा उसे पीते ही चंगा हो गया। किस्सा सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि अदालतें, मजिस्ट्रेट, हाकिम, हुक्काम, रईस लोगों के लिए हैं, छोटे गरीब साधारण लोगों के लिए तो कोडिल्ला छाप न्याय का प्रबंध ही ठीक रहता है। रंगनाथ शिवपालगंज की घटनाओं से बहुत क्षुब्ध हो उठा था। उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी। मैनेजर का चुनाव, गांव सभा के चुनाव के लिए सनीचर को खड़ा करने की योजना आदि देखकर वह परेशान हो गया था। जैसे वह डकैतों के गिरोह में आ गया हो, उसको ऐसा लग रहा था। वह कभी कभी तो वैद्य जी को गाली देने के लिए कुलबुलाया करता था पर अंत में खामोश होकर बैठ जाया करता था। एक दिन इसी मनस्थिति में गांव के बाहर के लंबे चौड़े मैदान में बरगद के पुराने पेड़ के नीचे कुएं की जगह पर बैठा था और समूचे परिदृश्य का सिंहावलोकन करने लगा। यदि वह शहर में होता तो काफी हाउस में जाकर दोस्तों के सामने बैठकर लंबा चौड़ा व्याख्यान देकर और कॉफी के प्याले पीकर अपनी भड़ास और दिल का गुबार निकालकर चैन की सांस लेता। पर शिवपालगंज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वह सोचता रहा कि अपने दिल का दर्द किससे कहे, अपने विचार किसके सामने रखे, ताकि उसकी आत्मा को जिस बीमारी, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस ने घेर लिया है, उससे उसकी निजात मिल जाए। अंत में उसका ध्यान रूपन की ओर गया, जो कभी कभी सच्ची बात कहकर प्रिंसिपल को झिड़क दिया करता था और मानता था कि वह वैद्य जी को अपने स्वार्थ के कारण उल्लू बना रहा है। अतः उसने रुपन बाबू के सामने अपना आत्म संकट खोल कर कह रखा और कहा कि मामा को ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। पर रुपन बाबू को न्याय और नीति का पक्ष लेने के दौरे कभी कभी ही पड़ते थे। अतः उन्होंने रंगनाथ को बताया कि पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है,
यहाँ पहल करने वाला जीतता है, क्योंकि तनिक भी विलंब होने पर प्रतिपक्षी हावी हो जाता है। हाँ, प्रिंसिपल को जरूरत से ज्यादा फूलने देना गलत है, उसको बीच बीच में फटकारना जरूरी है। सनीचर को गांव प्रधान बनाने की योजना भीतर ही भीतर पक रही थी, और सनीचर जानता था कि वैद्य जी की कृपा से वह शीघ्र ही प्रधान की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। फिर भी उसने स्वयं कुछ करतब दिखाना जरूरी समझा। इस करिश्मे को दिखाने के लिए उसने नगर में रहने वाले एक चलते पुर्जे व्यक्ति कालिका प्रसाद को चुना, जिसका पेशा सरकारी ग्रांट और कर्जे हजम करना था। उन्होंने अनेक सरकारी योजनाएं, मुर्गी पालन, चमड़ा कमाना, खाद के गड्ढे पक्के बनाना, नए ढंग के संडास बनाना के लिए सरकार से अनुदान, कर्जे, तकावियां पाई, और उन्हें लौटाने का नाम तक नहीं लिया। सारा पैसा उनके और सरकारी अफसरों की जेब में गया। कालिका प्रसाद के साथ सनीचर ने शहर के 3-4 चक्कर काटे, अधिकारियों से मिला और एक करिश्मा कर ही दिखा दिया। वह सहकारिता के कार्यालय में गया, ब्लॉक के एडीओ को पटाया और एक अर्जी लिखी कि गांव में सहकारी खेती करेंगे, अतः कोऑपरेटिव फॉर्म खुलवाने के लिए कुछ सरकारी सहायता की जाए। एडीओ आदि की मुट्ठी गर्म की गई और शिवपालगंज में कोऑपरेटिव फॉर्म खुलने का आदेश आ गया। कालिका प्रसाद ने शहर में एक ऐसे हाकिम को पकड़ा जिसे माला पहनने और लेक्चर देने का शौक है। अब 3 दिन बाद यहाँ फॉर्म पर सभा होगी, उत्सव मनाया जाएगा। छोटे पहलवान ने डांट कर पूछा, असली बात बताओ, हाथ क्या लगा? तो सनीचर ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, हमारे हाथ क्या लगना है पहलवान, जो सोसाइटी बनेगी उसे फार्म का काम चालू करने के लिए 500 रुपया मिलेगा। छोटे पहलवान ने ठहाका लगाया और वैद्य जी मुझ में मुस्कुराते हुए बोले, शेर का बच्चा पहली बार शिकार के लिए निकला और उसने पहली छलांग में एक ही बारहसिंगा मार गिराया। कॉलेज मैनेजर के चुनाव को लेकर कुछ मेंबरों ने शिक्षा मंत्री के पास लिखित शिकायत भेजी थी कि विरोध प्रकट करने वाले मेंबरों को बैठक में भाग ही नहीं लेने दिया जाएगा। उन्हें तमंचे के बल पर कॉलेज के द्वार से ही लौटा दिया जाएगा और वे अपना वोट न डाल सकेंगे। कुछ लोगों ने इस शिकायत की नकल शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों को दी और वहां से लौटकर पूरे इलाके में प्रचार किया कि मामले की जांच के लिए डिप्टी डायरेक्टर आ रहे हैं और ऊपर से सच्ची जांच का आदेश आया है, अतः प्रिंसिपल और वैजी दोनों मिलकर भी सत्य को छिपाने में असमर्थ रहेंगे। प्रिंसिपल ये प्रचार सुन भयभीत हो गया, फिर भी अफसरों का स्वागत करने और उनके कॉलेज का रूप रंग सजाने में जुट गया। उसने सबसे अधिक ध्यान कॉलेज के पर्यावरण को सुधारने पर काम बल दिया और कॉलेज की इमारत के सामने गुलमोहर और अमलतास के पेड़ लगवाए। जनवरी की कड़ाके की सर्दी की परवाह किए बिना उन्होंने 4 दीवारी के पास खड़े होकर गड्ढे खुदवाए और सारे काम को स्वयं अपनी देखरेख में करवाने लगे। वे एक गड्ढा खुदवा रहे थे कि खन्ना मास्टर आ गए और उन्होंने एक कागज देते हुए कहा, यह लीजिए। प्रिंसिपल ने कुछ देर तक उस कागज को घूर घूर कर देखा और फिर वापस करने लगे। खन्ना मास्टर बोले, यह लिखित प्रार्थना पत्र है, आपको लिखित आदेश देना होगा। प्रिंसिपल उसकी बात अनसुने कर मजदूरों को आदेश देते रहे। इस पर खन्ना बिगड़ पड़े, मेरी बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद गड्ढे में कूदिएगा। प्रिंसिपल के तेवर देखे खन्ना को लगा कि प्रिंसिपल कहीं यह ना कहने लगे कि खन्ना उन्हें मार रहा है। आते हुए दूर जाकर खड़े हो गए और प्रिंसिपल को फंसाने के लिए बोले, धमकी मत दीजिए, नवाबी का जमाना नहीं है, इतनी आसानी से खन्ना की जान नहीं निकलेगी। और वह शोर मचाने लगे, मारिए मारिए ना मुझको, बुलाइए चपरासियों को, उन्हीं के हाथों बेइज्जत कराइए, रुके क्यों हैं? प्रिंसिपल खन्ना की इस धूर्तता से चकराए और उन्होंने अर्जी की दरख्वास्त खन्ना के हाथ से लेकर उस पर लिख दिया, खारिज, और साथ में चेतावनी भी दी कि अर्जी में स्पेलिंग की गलतियां हैं। खन्ना सन्नाटे में आ गया और कहता हुआ चला गया, निकलना कॉलेज के बाहर, वही सारी स्पेलिंग याद करा दूंगा। यह घटना प्रातःकाल घटी थी। दोपहर तक दोनों पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट लिखवा दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उधर दोपहर को इस मामले पर विचार करने के लिए वैद्य जी के यहाँ बैठक हुई, जिसमें सबने अपने अपने सुझाव दिए, पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हुआ। उसी दिन शाम को एक मोटर कॉलेज के सामने निकली। पुलिया पर हमेशा की तरह कॉलेज के लड़के बैठे तीतर की बोलियां बोल रहे थे। मोटर में बैठे सज्जन शिक्षा विभाग के अफसर थे, अतः उन्होंने लड़कों की अशिष्टता देखी तो याद आया कि उन्होंने पिछले 48 घंटों से नौजवानों के आगे व्याख्यान नहीं दिया है। अतः उन्होंने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर से बोले, हम इस कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। उनकी कॉलेज में आते ही छुट्टी की घोषणा कर दी गई और लड़के दर्जों से बाहर आकर एक मैदान में इकट्ठे हो गए।
अधिकारी महोदय ने भाषण दिया जिसका केंद्र बिंदु यह था कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति खराब है और इस शिक्षा को पाकर लोग क्लर्क बन सकते हैं और कुछ नहीं। राष्ट्र के नेताओं और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों का नाम लेते हुए उन्होंने समन्वय, एकता, अनुशासन, राष्ट्रभाषा प्रेम आदि पर अपने विचार प्रकट किए और चाय पान कर तुरंत 70 मील की रफ्तार से अपने घर की ओर बढ़ गए। बद्री पहलवान के चारों ओर कुछ गुंडे नौजवान हमेशा रहते थे जो उनकी हर काम में हर समय सहायता करने के लिए अपने प्राणों की बलि देने की दुहाई देते रहते थे कि जब भी आप पे मुसीबत पड़ेगी तो हम अपने प्राण दे देंगे। उन्हीं में से एक गुंडा एक मामले में फंस गया। मामला यह था कि उस नौजवान के पड़ोस में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण तो खूसट था पर उसकी पत्नी कुछ नौजवान थी। नतीजा यह हुआ कि नौजवान पट्टे और उस नौजवान औरत में कुछ गड़बड़ हो गई। महीनों उनका प्रणय संबंध चलता रहा। ब्राह्मण सब देखते जानते हुए भी अनजान बना रहा। एक दिन उसकी आंखों के सामने ही दोनों प्रणय प्रलाप कर रहे थे पर ब्राह्मण आंख बचाकर जाने लगा। बस नौजवान को ताव आ गया। उसने ब्राह्मण की गर्दन पकड़ ली और झकझोरते बोला, मर्द बच्चा होगा तुझे शर्म नहीं आती? एक बार तो ललकारा होता, चुपचाप भागा जा रहा है। उसने हंसी हंसी में ब्राह्मण को ऐसी लंगड़ी मारी कि उसकी हड्डी टूट गई। फिर तो रोना पीटना मच गया और नौजवान औरत भी चीखने लगी, यह मेरी इज्जत ले रहा है। बस रपट लिखा दी गई और नौजवान पर बलात्कार और मारपीट का मुकदमा ठोक दिया गया। बद्री पहलवान ने सुना तो अपने पालक बालक की जमानत के लिए 1,500 रुपए के नोट लेकर शहर को दौड़ गए। बद्री पहलवान चूंकि शहर गए थे अतः उस दिन छत पर केवल रंगनाथ था। रात के 11 बज गए पर उसे नींद नहीं आई। रेडियो का संगीत सुनने पर लगा कि वह इतना कान फोड़ू था कि उसने रेडियो बंद कर दिया। चारपाई पर पड़े पड़े वीरप्पन बाबू और उनके प्रेम पत्र के बारे में सोचता रहा। उस पत्र के बारे में उसे कई बातें बताई गई थी। गयादीन ने उसे केवल प्रिंसिपल को दिखाया था और उन्हें यह कहकर दोषी बताया था कि वह रुपन को रोक नहीं पाते। खन्ना मास्टर के दल के किसी लड़के ने वह पत्र लिखा था पर नाम बेचारे रुपन का लगा दिया था। एक खबर यह भी थी कि बेला ने रुपन को पत्र लिखा था, उसके जवाब में रुपन ने वह पत्र लिखा था और इस तरह बेला को दुष्चरित्र बताया गया था। रंगनाथ पत्र की बात से हटकर बेला, उसके रूप रंग, यौवनोभार आदि के बारे में सोचने लगा। अगली रात लेटे लेटे उसे बेला की याद नहीं आई। वैद्य जी का गुस्से से तपा हुआ चेहरा याद आया। क्रोध का कारण यह था कि कोऑपरेटिव फॉर्म का उद्घाटन करने वाले अधिकारी ने वैद्य जी द्वारा दिए गए गबन संबंधी सारे कुतर्कों को अस्वीकार करके अपनी असहमति प्रकट कर दी थी और वैद्य जी की उससे तनातनी और कहा सुनी हो गई थी। उन्होंने वैद्य जी को बता दिया था कि यूनियन के हिसाब का स्पेशल ऑडिट कराना बहुत जरूरी है। रात में छत पर लेटे रंगनाथ को कभी खुसहर की गालियां सुनाई दे रही थी, कभी रामाधीन के दरवाजे की ओर से किसी नौजवान की तीखी मिमियाती आवाज, तो कभी गली से गुजरते पहरा देने वाले लफंगों के नारे। इन्हीं आवाजों के बीच न जाने कब रंगनाथ की झपकी लग गई। अचानक उसे सस्ते इत्र की महक और चूड़ियों की हल्की खनक ने जगा दिया। उसे लगा कोई चारपाई के पास खड़ा है और उसने देखा कि बेला वहां पर आई थी। गयादीन के यहाँ चोरी जोगनाथ ने की थी पर वैद्य जी का आदमी होने के कारण अब तक वह पकड़ा नहीं गया था। रामादीन ने दरोगा से दोस्ती कर ली और वे वैद्य जी को नीचा दिखाने के अवसर की तलाश में रहते थे। अतः उन्होंने दरोगा को उकसाया कि वे जोगनाथ को चोरी के इल्जाम से गिरफ्तार करें और वैद्य जी के कहने पर उसकी जमानत भी करें। दरोगा जी ने उनका कहा मानकर एक रात ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जोगनाथ के घर को चारों ओर से घेर लिया। मकान घिर जाने के बाद सब सिपाही अपनी अपनी जगह पर आधे घंटे तक बुत बैठे रहे। दरोगा जी और हेड कांस्टेबल क्रमशः पिस्तौल और राइफल और लेकर के जोगनाथ के दरवाजे पर खड़े थे। कुछ देर बाद जब उजाला होने लगा तो बाहर का दरवाजा खुला। जोगनाथ शौच के लिए बाहर गया था। दरवाजे की चरमराहट सुन सिपाही अपनी अपनी संगीने चढ़ाकर तैयार हो गए। खतरे की सीटी बजी, सब दरवाजे के पास पहुंच गए। फिर वहां से भाग कर एक आम के बाग के पास पहुंचे और एक मजेदार नाटकीय दृश्य उपस्थित हो गया। जोगनाथ जमीन पर बैठा था, दरोगा उसकी छाती पर तमंचा ताने खड़े थे। हेड कांस्टेबल दूसरी दिशा में संगीन दिखा रहा था। सिपाहियों ने आते ही जोगनाथ पर तमंचे और संगीन तान दिए। कुछ दूर पर एक लोटा गिरा पड़ा था। जमीन पर पानी बिखरा हुआ था। दरोगा जी ने एक सिपाही से कहा, लोटा कब्जे में ले लो, सबूत के काम आएगा। दरोगा ने जोगनाथ को खड़ा कराया, उसकी तलाशी ली गई। अंत में उसकी हथकड़ी डालकर थाने पर ले जाया गया। वास्तविक घटना तो यह थी
पर यदि कोई दरोगा जी से इस विषय में पूछता तो वह कहते, कुछ दिन पहले गांव में चोर आए थे, गांव वालों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। गांव वालों की घबराहट का फायदा उठाकर एक आदमी गयादीन के घर में घुस गया और उसने गयादीन के यहाँ से कुछ गहने चुरा लिए। पुलिस पहुंची तो सही, पर चोर गहने लेकर भाग चुका था। गयादीन से चोरी हुए गहनों की जो लिस्ट है लेकर पुलिस 15 दिन तक जोर शोर से छानबीन करती रही। फिर उसे पता लगा कि जोगनाथ के घर वे ही गहने रखे हैं। अतः उसने सुबह सुबह मुंह अंधेरे जोगनाथ को घेर लिया और स्वयं जोगनाथ के बताए स्थान से वे गहने बरामद किए। इस इस सामान को भय घंटी के कपड़े में बांधकर सीलबंद कराया गया। जोगनाथ की ने गिरफ्तारी के समय झगड़ा किया, जिसके कारण जोगनाथ और सिपाहियों को मामूली चोटें भी आई। इस तरह से वो बनाते हैं बातें। जब वैद्य जी को जोगनाथ की गिरफ्तारी का समाचार सुनाया गया तो वह समझ गए कि रामाधीन की शय पर हुआ है ये सारा काम, और दरोगा जी जोगनाथ की जमानत नहीं लेंगे। पर रुपन बाबू के बहुत जिद करने पर वे दरोगा से मिले और उनसे जमानत की बात कही। पर जैसा कि वैद्य जी का अनुमान था, दारोगा ने जमानत नहीं ली और कहा कि जमानत अदालत में हो जाएगी। वैद्य जी और रुपन खून का घूंट पीकर रह गए। रामाधीन के दरवाजे पर भांग घुट रही थी और एक छप्पर के नीचे जुआ हो रहा था। रंगनाथ और सनीचर उसी ओर से निकले तो रामाधीन ने उन्हें आवाज देकर बुलाया और उन्हें चारपाई पर बिठा दिया। लंगड़ भी वहां बैठा था। उसे देखकर रंगनाथ ने पूछा, इनके क्या हाल हैं? नकल मिल गई? लंगड़ ने कहा, हाँ बापू, अब मिली ही समझो। थोड़ी देर में भंग का गिलास रंगनाथ ने के आगे रख दिया गया तो वह बोला, मैं तो पीता नहीं हूँ। रामाधीन ने अपमान का अनुभव किया पर बात का बतंगड़ ना बना। कुछ देर बैठकर रंगनाथ चलने को हुआ, पर चलते चलते जुआरियों के पास थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। उन्हें जुआ खेलते देख जो बातें उसके पल्ले पड़ी वे इस प्रकार की थी। पहली बात क्या थी? सरकार अंग्रेजी शब्दों का हिंदी रूपांतर कराने के लिए जो शक्ति, पैसा और समय नष्ट कर रही है, उससे अच्छा है कि ये काम इन जुआरियों को सौंप दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजी खेल फ्रेश में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों का रूपांतर उन्होंने बड़ी कुशलता से किया है और वे शब्द दिन प्रतिदिन के काम में आने योग्य भी हैं। दूसरी बात, जुआ खेलने वाले बड़े साहसी और धैर्यवान हैं। और तीसरी बात ये कि वे आशावादी हैं और उनमें गजब का आत्मविश्वास है। वहां से चलकर सनीचर और रंगनाथ दिशा मैदान के लिए तालाब के किनारे पहुंचे। दिन के लगभग 10 बजे रुपन और रंगनाथ पुलिया पर बैठे धूप खा रहे थे। रंगनाथ के दिमाग पर कल रात वाली घटना का पूरा एक तरह से दबाव बना हुआ था कि बेला उसके पास आई थी। वह उसे बताने के लिए बेचैन हो रहा था। अतः जब एकांत में रुपन मिले तो वह पहले तो सामान्य ज्ञान की बात करने लगा, फिर बोलियों पर उतरा। अंत में उसने धीरे धीरे सारी घटना रुपन को बता दी। रुपन बड़े ध्यान से पूरा विवरण सुनते रहे और रंगनाथ की बात खत्म होते ही उन्हें लगा कि उनकी धमनियों में रक्त का प्रवाह अत्यंत तीव्र हो उठा है। उन्हें यकीन हो गया कि रात को छत पर आने वाली लड़की बेला थी और वह रुपन के प्रति आत्मसमर्पण के लिए आधी रात को आई थी। उन्हें अफसोस हो रहा था कि वे रात को छत पर क्यों नहीं सोए, पर ऊपर से उन्होंने रंगनाथ से कहा हो कि हो सकता है कि उन्होंने केवल सपना देखा हो या उन्हें धोखा हो गया हो या फिर वह भूत प्रेत की लीला हो। दूसरे दिन बादाम खरीदने निकले। शिवपालगंज की किसी दुकान पर जब ढंग के बादाम नहीं मिले तो वे गांव से 2 मील दूर गांव के लिए चल पड़े, जहां बादाम मिलने की संभावना थी। रास्ते में एक आदमी मिला जिसका लड़का शहर में वकालत करता था। उसने अपने लड़के और उसकी वकालत की डींग मारी। वे बात करते करते कास के जंगल से निकल रहे थे कि रास्ते पर झुक आई फुनगियों को पकड़कर उसने एक मोटी सी गांठ लगा दी ताकि रास्ता साफ हो जाए। साथ के आदमी ने पूछा, ये गांठ क्यों लगा दी? पहले तो रंगनाथ ने सोचा ये बता दे कि रास्ता साफ करने के लिए गांठ लगाई है, पर उस आदमी के चेहरे पर अजीब सा भाव देखकर बोला, किसी से कहना नहीं, फुनगी में गांठ लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। यह हनुमान जी की गांठ है। आगे बढ़ते हुए उसने 3-4 जगह ऐसी गांठ लगाई और जय हनुमान कहता गया। वकील के बाप ने भी ऐसा ही किया। कुछ दूर पर एक औरत मिली, उसने भी इन दोनों को गांठ लगाते देखा तो पूछा कि गांठ क्यों लगा रहे हो? और जब उसे पता चला कि गांठ हनुमान जी की है तो ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, तो उसने भी गांठ लगा दी। गांव पहुंचे, बादाम की तलाश की। बादाम तो नहीं मिला, पर नाई की दुकान पर सनीचर बाल कटाते हुए दिखाई दिया। बाल अंग्रेजी ढंग से कटाए जा रहे थे, अतः रंगनाथ को कुछ ताज्जुब सा हुआ। बाल कटवाने के बाद सनीचर ने रंगनाथ से वहां आने का कारण पूछा तो रंगनाथ ने अपने बादामी संबंधी अनुभव बताए और फिर देश की दुर्दशा पर आंसू बहाए। सनीचर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा।
शिवपालगंज में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसका संकेत था कि वह गांव की सभा का अध्यक्ष बनने जा रहा है। पर रंगनाथ नहीं समझा। शिवपालगंज लौटते हुए पुनः उस कांस के जंगल से गुजरे जिसमें रंगनाथ ने हनुमान जी की गांठ लगाई थी। सनेजर उन गांठों को देख बौखला गया। सारा जंगल खराब किए डाल रहे हैं, पता नहीं किस साले ने ये गांठें लगा दी हैं। रंगनाथ ने पूछा, इन गांठों में से किसी का कुछ नुकसान है क्या? सनीचर बोला, ये जमीन शिवपालगंज गांव सभा की है, गांठ लगाने से कांस की बाढ़ मारी जाएगी, चालान हो जाएगा। साथ के एक आदमी ने पूछा, चालान कौन साला करेगा? सनीचर बिगड़ उठा, साला नहीं, चालान तुम्हारा बहनोई करेगा। मैं आंखें खोलकर देख लो। अब रंगनाथ की समझ में आ गया कि सनीचर इतने आत्मविश्वास के साथ गांव की कायापलट की बात क्यों कह रहा था। उसने सनीचर से पूछा, नामजदगी का पर्चा क्या आज ही भरोगे? सनीचर ने जोश में कहा कि अभी तो समय है, समय है। चलते चलते जब उसे लगा कि ये शायद ये गांठें हनुमान जी की हैं, तो पिछली सारी बातें भूल कर उसने स्वयं गांठ बांधनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं हनुमान जी गुस्सा ना हो जाएं और वह चुनाव ना हार जाएं। उधर रंगनाथ फूल कर कुप्पा हो गए। उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति हुई कि बिना समझे बुझे आज उन्होंने एक नए संप्रदाय का प्रवर्तन कर दिया, और अब वे बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य की श्रेणी में नया धर्म स्थापित करने वालों में से एक बन जाएंगे। दिन भर ऊब और अनमनेपन में बिताने के बाद शाम के समय जब घूमने निकला तो उसने तंबोली की दुकान पर प्रिंसिपल को पान खाते हुए देखा। रंगनाथ उनके पास पहुंचा और दुकान पर लगे चित्रों के घटियापन और तंबोली की रुचि की आलोचना करने लगा। प्रिंसिपल ने कहा कि तस्वीर देहाती सभ्यता और रुचि के अनुरूप है। बेचारा तंबोली अपनी दुकान पर पिकासो के चित्र कैसे टांग सकता है? रंगनाथ को प्रिंसिपल से पिकासो के विषय में जानने की आशा नहीं थी, अतः उसने उसने रिमार्क कसा। इस पर प्रिंसिपल ने अपनी योग्यता और गुणों के विषय में विस्तार से बताते हुए रंगनाथ को प्रोफेसर बनर्जी का किस्सा सुनाया और बताया कि विद्यार्थी जीवन से वे पढ़ने लिखने में तेज थे, और उन्होंने एक दिन कक्षा में प्रोफेसर बनर्जी को जो अपने ज्ञान से पराजित किया, उसी के परिणाम स्वरूप बनर्जी ने उन्हें विशाल विश्वविद्यालय में लेक्चरर नहीं होने दिया, वरना वे वहां प्रोफेसर तक हो जाते। फिर उन्होंने विश्वविद्यालय के अध्यापकों की पोल खोली जो अपने को कहते हैं बुद्धिजीवी, पर न तो उनमें बुद्धि होती है, न ही वे बुद्धि पर जीवित रहते हैं। वे तो विदेश जाने के लिए उधार खाए रहते हैं और उसके लिए बड़े से बड़ा अनैतिक कार्य करने और अपमान सहने तक को तैयार रहते हैं। प्रिंसिपल किस्सेबाज तो थे ही। उन्होंने रंगनाथ को एक किस्सा सुनाया। एक बार हवाई जहाज में एक तंबाकू का व्यापारी यात्रा कर रहा था। अचानक वह साहित्य और दर्शन शास्त्र की बात करने लगा, और जो ही उसके मुख से जेस्पर्स का नाम निकला, हवाई जहाज एकदम 1000 फीट नीचे आ गया। तब अन्य यात्रियों ने व्यापारी की खुशामद की और कहा कि वे केवल तंबाकू की बात करे। तब कहीं जाकर यात्रा संपन्न हुई। इस तरह घूमने के गया है। इस तरह घूमने के बाद जब वे दोनों लौट रहे थे तो प्रिंसिपल ने खन्ना मास्टर की शिकायत की और लगे हाथ रूपन को भी लपेटते हुए कहा कि वे भी खन्ना मास्टर के चक्कर में आ गया है और रंगनाथ उसे रोकना चाहिए। उस दिन की मारपीट के लिए भी खन्ना को दोष देते हुए कि इससे कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिल गई, मामला अब अदालत में है। उन्होंने यह भी बताया कि कल की पेशी में अदालत ने सुलह कराने का सुझाव दिया था, पर खन्ना मास्टर ने अपने चेले चपेटों के साथ जाकर के प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए। जब वे दोनों थाने के सामने से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक थानेदार का सामान लाद रहा है, कुछ सिपाही सामान लदवाने में मदद कर रहे हैं और कुछ लड़के कोरस में गा रहे हैं। पता चला कि थानेदार का तबादला हो गया है। प्रिंसिपल प्रसन्न होते हुए बोले, वैद्य से कोई नहीं पार पा सकता। जोगनाथ की जमानत नहीं ली तभी मैं समझ गया था कि इनके लदने के दिन आ गए हैं। सिपाहियों से पता चला कि दरोगा जी ने स्वयं अपनी लड़की की पढ़ाई के कारण शहर में तबादला कराया है और वैद्य जी उनके जाने से पहले उनसे मिलने आए थे। तो ये थी 23 परिच्छेद तक की संक्षिप्त कथा। इस उपन्यास की बाकी कथा अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। नमस्कार।